वेलकम बैक गाइज। लीजिए अपन फिर हाजिर हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 लेकर के। इससे पहले अपन ने पढ़े लेक्चर नंबर 1, 2 दोनों बेसिक के थे। लेक्चर नंबर 3 में अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ने वाले बहुत ही मजेदार तरीके से, और मैं कहूं कि यूं मान लीजिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जड़ पढ़ने वाले हैं, नींव पढ़ने वाले हैं, और ऐसी नींव या पेस मेकर पढ़ने वाले हैं। आज अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बहुत ही दमदार और जानदार तरीके से मैं पढ़ाऊंगा और आपके तुरंत माइंड में क्लिक होने वाली है। इसलिए बने रहिए आप केमिस्ट्री धाम के साथ। पुनः स्वागत के साथ मैं शुरू कर रहा हूं आज का अपना लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 में चलते चलते अपन ने बात करी थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। विद्युत अपघटनी सेल को अपन ने बनाया था भाई HCl सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोड डिप किए थे, और एक पे हाइड्रोजन गैस इमिट हो रही थी, दूसरे पर क्लोरीन गैस इमिट हो रही थी। 2 चीजें अपनी हो गई थी। अब देखिए बार बार अपन तो ऐसा कंटेनर तो बनाएंगे नहीं भाई, इस प्रकार का तो बार बार ऐसा नहीं होगा कि भाई एक कंटेनर बनाया, उसमें एक इलेक्ट्रोड ये इसमें जो भी इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो डाल दिया। बार बार में ऐसा डायग्राम अपन नहीं बनाने वाले हैं, ठीक है ना। इसके लिए अपन क्या करने वाले हैं, एक शॉर्ट तरीका निकालते हैं अपन और सेल का प्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। अपन क्या करते हैं, एक ही लाइन में उस सेल को कंप्लीट बना देते हैं, बल्कि ऐसा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं होती। ऐसे डायग्राम अपन 9th 10th में और फिर लोअर क्लासेज में बार बार बनाते रहे। अब क्या है, अपना जो मेन फोकस रहेगा वो ये है कि अपन एक ही लाइन के द्वारा समझ जाएंगे कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एनोड क्या है, कैथोड क्या है। क्लियर है बात। तो यहां देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं, अब पढ़ाने जा रहा हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझा देता हूं। ये लीजिए साहब, ये कोई कंटेनर बनाया मैंने और ये इलेक्ट्रोड लिया मैंने, ठीक है। ये दूसरा इलेक्ट्रोड, और मैंने इलेक्ट्रोड अब ऐसा ले लिया है, इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लिया है। ध्यान दें, इलेक्ट्रोड बहुत महत्वपूर्ण है। इनर्ट क्या होता है, एक्टिव क्या होता है, मेरी बेसिक क्लास में आ गया था ये। और इनर्ट के रूप में मैंने मान लीजिए प्लेटिनम ले लिया यहां पर। क्लियर है। इनर्ट वो जो रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करे, और इनको बाहर से जोड़ दिया एक एक्सटर्नल बैटरी से, ठीक है। इसका ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, और इसके अंदर अपन ने भर दिया है NaCl, मोल्टन फॉर्म में भरा है। ध्यान दें, यहां विशेष बात रहेगी, मोल्टन या कोई अन्य मीडियम लिया है आपने। यदि एक्वस लिया है तो अपन लिखेंगे एक्वस मीडियम, और केवल प्योर फॉर्म में है ये NaCl तो अपन ने लिख दिया भाई ये मोल्टन फॉर्म में, यानी गलित अवस्था में है। अपन ने इसको इतना ताप दिया है कि ये गल गया है। क्लियर हो गई बात। तो NaCl अपन ने इसके अंदर ले लिया। अब मैं इस सेल का रिप्रेजेंट करके बताने वाला हूं आपको। तो सेल को रिप्रेजेंट कैसे करना है, ध्यान दो, बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं। अपने को क्या करना है, एनोड को लेफ्ट साइड में बनाना है और कैथोड को राइट साइड में बनाना है। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का प्रेजेंटेशन पढ़ा होगा कुछ ने, लेकिन जो 12th क्लास में आए हैं उन्होंने 11th क्लास में रिप्रेजेंटेशन जरूर पढ़ा है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक का 11th में भी नहीं पढ़ा। तो वो देखिएगा आप अपन कैसे कर रहे हैं इसको, एनोड और कैथोड। एनोड को किस तरफ बनाना है, हमेशा लेफ्ट में, और कैथोड को किस तरफ बनाना है, राइट में बनाना है। क्लियर हो रही है बात। अब क्या करेंगे, इन एनोड और कैथोड, ठीक है, एनोड और कैथोड के बीच में अपन ले लेते हैं 2 लाइनें। इन 2 लाइनों में यहां लिख देंगे अपन कोई मीडियम। मीडियम क्या, यदि एक्वस है तो एक्वस लिखेंगे, ठीक है, और मोल्टन फॉर्म है तो मोल्टन फॉर्म लिखेंगे, आइदर एक्वस या जो भी मीडियम है वो, ठीक है। प्लस यहां लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हो रही है बात। मैं क्या कह रहा हूं, अपन ने कंटेनर में ये जो प्रेजेंटेशन है, मैं इसको एक लाइन में रिप्रेजेंट करना बता रहा हूं आपको। इसके लिए क्या करना है, एनोड को लेफ्ट में रखना है, कैथोड को राइट में रखना है। दोनों के बीच में 2 लाइनें खींच करके यहां लिखेंगे अपन मीडियम, और साथ में इलेक्ट्रोलाइट। जो भी इलेक्ट्रोलाइट अपन ले रहे हैं, HCl है तो HCl, NaCl है तो NaCl। क्लियर हो रही बात। यदि मोल्टन फॉर्म में वो नहीं है, मोल्टन में है तो कंसंट्रेशन की जरूरत ही नहीं है। मोल्टन का मतलब क्या है, वो तो 100% सांद्र है, खुद ही खुद है, दूसरा है ही नहीं।
जब अकेला ही है, विलय और विलायक, दो कंडीशन बनी नहीं है तो विलियन नहीं बना, विलियन नहीं बनेगा तो सांद्रता का सवाल ही नहीं आएगा। तो यहां आपको दो चीजें और दिखानी है, एक दिखानी है आपको सांद्रता कंसंट्रेशन, और दूसरा दिखाना है ताप टेम्परेचर, यानी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ये दो चीजें आपको और दिखानी। तो क्या क्या दिखाया अपन ने, यहां मीडियम दिखाया, बीच में इलेक्ट्रोलाइट दिखाया, और नीचे क्या लिखाया, सांद्रता और ताप। ये चीजें आप बीच में रखेंगे। क्लियर होगी बात। इधर एनोड, इधर लेफ्ट में एनोड और राइट में कैथोड। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी हमेशा लेफ्ट में क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं, और राइट में क्या बनाते हैं, कैथोड। जब वो बताऊंगा आपको बहुत इजीली आपके समझ में आ जाने वाला है। एनोड पे अभी कौन सा चार्ज आता है भाई, पॉजिटिव चार्ज। कैथोड पे इसमें कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। हो गया। अब यहां क्या करना है आपको, यहां आप लिखोगे इलेक्ट्रोड, एनोड का इलेक्ट्रोड क्या है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोड मैं यहां लिख देता हूं एनोड इलेक्ट्रोड, ठीक है। किसका इलेक्ट्रोड बनाया है, जैसे यहां प्लेटिनम का है तो पीटी लिखेंगे, कोमा लगाओगे, और उस एनोड के इलेक्ट्रोड पर क्या जमा हो रहा है, क्या वहां पर इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे अपन एनोड प्रोडक्ट, एनोड उत्पाद यहां लिख दिया, एनोड इलेक्ट्रोड लिखा, एनोड प्रोडक्ट हो गया। फिर इधर ऐसा कैसा, अब क्या करना है, इस मीडियम के दोनों तरफ प्रोडक्ट आएंगे। इधर एनोड प्रोडक्ट हो गया तो इधर कौन हो गया, कैथोड प्रोडक्ट हो गया, कैथोड प्रोडक्ट, और वही कॉमा और कॉमा लगा करके कैथोड इलेक्ट्रोड, कैथोड इलेक्ट्रोड। ये लीजिए साहब, एक सेल का प्रेजेंटेशन हो गया। क्या करना है, लेफ्ट में क्या लिखोगे, वो संकेत लिखोगे जिसका एनोड इलेक्ट्रोड है, ठीक है। कॉमा लगा करके उस एनोड इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या जमा हो रहा है वो लिखेंगे। दो लाइनें खींच करके मीडियम, इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर मेंशन करेंगे। कैथोड प्रोडक्ट लिखा और कॉमा कैथोड इलेक्ट्रोड। क्लियर होगी। इसका मतलब दो पैरेलल लाइंस के बीच में इलेक्ट्रोलाइट और इसके दोनों के जस्ट बगल में साइड में कैथोड और एनोड प्रोडक्ट लिखते हैं। क्लियर है। अब लीजिए अपन मैं इस सेल को रिप्रेजेंट करता हूं, NaCl का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे रिप्रेजेंट होगा। देखिए आपने क्या लिखा, आपने लिखा एनोड किसका, अभी एनोड कैथोड छांट लेते हैं। एनोड ये दिख ही रहा ना, अब ये पॉजिटिव है तो ये एनोड हो गया सब, और ये नेगेटिव है तो ये कैथोड हो गया। एनोड और कैथोड दोनों ही प्लेटिनम के लिए मैंने, इसका मतलब ये लिखा मैंने प्लेटिनम, ठीक है। ये बीच में लिख दिया। मीडियम क्या लिया मैंने, मोल्टन फॉर्म लिखिए, मोल्टन लिख दिया। इलेक्ट्रोलाइट किसका है भाई, NaCl का, NaCl लिख दिया। कंसंट्रेशन क्या है, शुद्ध है, मोल्टन है, तो कंसंट्रेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। तापमान है, अब तापमान बताइए क्या रखेंगे, तापमान बहुत ज्यादा, भाई अपने क्या किया, ठोस को पिघलाया है ताप देकर के, इसका मतलब हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर लिख दिया, सीधा हाई टेम्परेचर हो गया। अब लेफ्ट में आपको एनोड लिखना है, राइट में कैथोड। एनोड प्लेटिनम का है, इसके ऊपर क्या जमा होगा भाई, एनोड ये है, कौन आएगा इस पर, Cl2, क्लोरीन गैस जमा होगी ना, तो यहां लिख दिया Cl2। और इधर कैथोड पर जमा कौन होगा, सोडियम, ठीक है, कॉमा, और इधर इलेक्ट्रोड किसका, प्लेटिनम। ये लो कर लोगे, हो जाएगा ना, कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से अपन सेल का प्रेजेंटेशन करेंगे। मैं अब आगे जितने भी आपको सेल्स पढ़ाने वाला हूं, आप हर एक सेल को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करके चेक करोगे और चेक करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, तो सभी बच्चे विशेष ध्यान से, कक्षा 12 वाले बच्चे विशेष ध्यान से इन चीजों को, और साथ ही साथ IIT और नीट वाले, उनमें क्या रहता है, वहां पर सेल ऐसा नहीं, चित्र नहीं बनाते हैं। IIT नीट में जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, जेई में, तो उसमें ये डायग्राम नहीं आता, उसमें सीधा ये दे देते हैं, और ऐसा सीधा अपने आप ही हो गया। अभी अगला कहेगा नहीं कि एनोड है ये कैथोड है, नहीं, वो अपने आप ही समझना होता है कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, क्या प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर आगे चल करके जब अपन फैराडे के नियम पढ़ेंगे तो उसमें भी अपने ये काम में आने वाला है। इसलिए ऐसा कैसा एग्जाम में आ जाता है और उसी से निकाल करके अपने को न्यूमेरिकल्स पूछ लेते हैं। तो अपने को आई होप कि आपको बनाना आ गया होगा प्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
चले इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं अपन। अब लेते हैं अपन भाई ये जो NaCl लिया था और मैंने सेल का प्रेजेंटेशन करवाया है। अब मैं यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट छेड़ने जा रहा हूं, उसे लीजिएगा। बार बार मैं जिसकी चर्चा कर रहा था वो अब आपके बीच में है। वो लीजिए, 2 इलेक्ट्रोड ले लिए मैंने, ठीक है। मान लीजिए दोनों के दोनों इनर्ट हैं, प्लेटिनम के हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड। इसके बीच में अब आपने क्या लिया है, NaCl जो पहले किस में था, मोल्टन फॉर्म में था, मोल्टन में था। मोल्टन में है तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पे कौन जमा होगी, Cl, मूव हुआ ना पॉजिटिव पे, तो Cl2 गैस पॉजिटिव पे। कैथोड है, कैथोड के ऊपर कौन जमा हुआ, सोडियम। ये हो गया ना। अब मैंने ये कहा कि भाई मोल्टन नहीं, अब मैंने इसको कर दिया एक्वस। क्या कर दिया, एक्वस, पानी मैंने मिला दिया। क्लियर हो गई बात। पानी मिला करके मैंने बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया भाई, विलियन को क्या कर दिया, तनु कर, भाई सीधी सी बात है, पानी मिलाएंगे क्या होगा, डाइल्यूशन होगा। डाइल्यूशन कर दिया मैंने, विलियन में बहुत ज्यादा पानी मिला दिया, इसका मतलब कंप्लीट आयोनाइजेशन करवा दिया मैंने, पूरी तरह से आयोनाइज्ड इसको करवा दिया है। अब बताओ आप कि एनोड पे क्या जाएगा, कैथोड पे क्या जमा होगा। क्वेश्चन मैंने लेक्चर नंबर 2 में आपको क्वेश्चन दिया था और वो क्वेश्चन ये था, सोडियम सल्फेट, ठीक है, और सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन है और उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए जाए तो एनोड पे क्या जमा होगा, कैथोड पे क्या जमा होगा, ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब अपने माइंड में सीधा सीधा सवाल क्या आता है, अपने माइंड में सीधा सीधा आता है कि भाई सोडियम सल्फेट है तो सोडियम पे पॉजिटिव और सल्फेट पे नेगेटिव, यही है ना। तो नेगेटिव वाला तो चला गया एनोड पर और पॉजिटिव वाला चला गया कैथोड पर, यानी कैथोड, कैटायन कहां, कैथोड पर, एनायन कहां, एनोड पर जमा हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये चीज में अब आप कैसे क्लियर करोगे कि भाई यदि एक्वस मीडियम दे दिया जाए या मीडियम साथ में हो, मोल्टन में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मोल्टन में है तो वही है, तो धनायन है वो कहां, कैटायन कहां गया, कैथोड पर, एनायन कहां गया, एनोड पर। भाई 2 ही तो हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन है, तो यदि 2 ही आयन है तब तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। लेकिन यदि आपने मीडियम डाल दिया उसमें और मीडियम एक्वस कर दिया तो उस स्थिति में यहां एनोड और कैथोड के प्रोडक्ट्स बदल सकते हैं, ठीक है। अब वो बदलेंगे कैसे, पता कैसे चलेगा कि भाई कौन सा एनोड पे जमेगा और कौन सा कैथोड पे जमेगा। तो ऐसा पता लगाने के लिए अपने को पढ़नी होगी यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेणी, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज, जिसे मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिकल का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पेसमेकर, यानी इसके बिना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री धड़केगी ही नहीं। तो पेसमेकर को पढ़ने वाले हैं अपन, जिसको मैं पुकार रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से। हालांकि यह सीरीज आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी पढ़ोगे, वहां पर यह ज्यादा काम में आने वाली, लेकिन यहां पर भी न्यूमेरिकल्स हैं या फिर इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं कि भाई NaCl जल, बताइए एनोड पे क्या, कैथोड पे क्या, कौन से जमा होंगे। तो अपने को पता लगाने के लिए क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आनी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो यहां काम में आएगी, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब अपन बात करेंगे वो उसमें आगे उसको पूरी तरह से उसी को काम में लेना अपने को। तो 2 जगह पढ़ने की बजाय अपन शुरुआत में पढ़ लेते हैं इसे। तो लीजिए पढ़ रहे हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सबसे महत्वपूर्ण, मैं जिसे बार बार कह रहा हूं कि पेस मेकर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दिल इसके बिना नहीं धड़कता, इसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपन पढ़ने वाले हैं और मैं आपको विद ट्रिक बताऊंगा, आपके चुटकियों में याद हो जाने वाली है ये सीरीज। बहुत कम आपको ट्रिक्स इस प्रकार की मिलेगी, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि दावे के साथ कहता हूं कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, यदि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग रखनी है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कीजिए पहले। और वो भी कैसे, क्रमशः है, जो एलिमेंट जहां आ रहा है उसे वैसा का वैसा वहीं का वहीं याद कीजिए। ऐसा नहीं है क्रम भंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भंग, अपना सारा कंसेप्ट भंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूसिंग जो एजेंट होते हैं, भाई जितने भी एलिमेंट हैं जो ऑक्सीकरण हो रहे हैं या रिडक्शन हो रहा है, तो उन्हें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कैपेसिटी के आधार पर एक सीरीज में रखा गया है, ठीक है। अब आप वो सीरीज किसी भी रूप में बनाइए, भाई कोई एलिमेंट है उसका ऑक्सीकरण कितना जल्दी हो रहा है, किसी का जल्दी हो रहा है, किसी का धीरे धीरे हो रहा है,
यही है ना। कोई 5-7 एलिमेंट ऐसे हैं कि भाई जिनका रिडक्शन बहुत जल्दी हो रहा है, फिर कुछ को मतलब कहने का तात्पर्य क्या रहा कि भाई एलिमेंट को उनके रिडक्शन पावर के या रिड्यूसिंग पावर के या ऑक्सीडाइजिंग पावर के अनुसार एक घटते या बढ़ते क्रम में रखा गया है। इस क्रम से जो सीरीज प्राप्त होती है उस सीरीज को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। समझ रहे हैं बात को। यहां यह सीरीज ऑक्सीडाइजिंग पावर या रिड्यूसिंग पावर दोनों के रूप में लिखी जा सकती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट यह मोस्टली जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है रिड्यूसिंग के रूप में। ठीक है, अपचयन विभव रिड्यूसिंग जो पोटेंशियल है इनका, उसके रूप में ये लिखी जाती है। अब देखिए ये रिड्यूसिंग पोटेंशियल, अभी आप केवल और केवल सीरीज के बारे में समझिए। ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, तो अभी केवल और केवल ये समझिए कि मैं आपको एक सीरीज पढ़ा रहा हूं। इस सीरीज को मैंने अपचयन विभव के आधार पे लिखा है। ठीक है, अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में लिखा है, यानी ऊपर मैं ऐसा लिखूंगा जिसका अपचयन विभव सबसे कम होगा, और लास्ट में ऐसा लिखूंगा जिसका अपचयन विभव सबसे अधिक होगा। यही है ना, इसका मतलब लास्ट वाले का अपचयन जल्दी होगा और शुरू वाले का अपचयन धीमा होगा। समझ रहे बात को। और इन्हें कहते हैं स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव। अब मानक अपचयन विभव नाम क्यों आया? वह आया क्योंकि जैसे अपन लिथियम की बात करें, सोडियम की बात करें, तो इनका जो भी विभव का मान है वह पता कैसे चलेगा? तो अपन क्या करते हैं, इन सभी का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में सेल बनाते हैं, जो अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैं आपको कंप्लीट समझाने वाला हूं। अभी केवल आइडियाज दे रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा इसके लिए मॉडिफाई हो जाओ। लिथियम और सोडियम के अंदर किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अधिक है, ऐसा पता लगाने के लिए अपन ने क्या किया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में इनका सेल बना लिया और वोल्टमीटर में विक्षेप देख लिया। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर अंतरराष्ट्रीय सहमति से इसका पोटेंशियल मान लिया गया 0.0 वोल्ट। ठीक है, इसका 0.0 माना, और बाकी का जो दूसरे बच गए जिसके साथ में अपन इसका सेल बनाया, तो यहां जो पोटेंशियल आएगा वो किसका आएगा, इसी का ही आएगा। इसका तो 0 है, तो जो भी मान आएगा वो किनका आएगा, जो जिनके साथ भी अपन ने हाइड्रोजन को सेल के रूप में लिया है। क्लियर हो गई बात। अब ज्यादा आप इसके बारे में सोचिए मत कि भाई ये किस प्रकार से, क्योंकि जैसे जैसे लेक्चर चलेंगे अपने, मैं इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल पढ़ाऊंगा उस स्थिति में आपको कंप्लीट हो जाने वाला है, ये पूरी तरह से क्लियर हो जाने वाला है। अभी मैं आपको समझा रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो लीजिए अपन शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और यह मैं किस आधार पे लिख रहा हूं, यह मैं लिख रहा हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में मैं ये सीरीज लिख रहा हूं। लीजिए लिखना शुरू करता हूं। लिथियम, अब अपचयन देखिए, लिथियम मैं किस रूप में लिख रहा हूं, अपचयन के रूप में। अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और क्या बनाया, Li। ठीक है, पोटेशियम आया, पोटेशियम आयन है, इलेक्ट्रॉन एक्वायर किया, क्या बना, K। ठीक है, बेरियम है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, Ba। क्लियर है बात। कैल्शियम है, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, Ca। कैल्शियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये बन गया ना। तो इन्हें आप जब बनाओगे तो कैसे बनाओगे, लिथियम आयन ओब्लिक Li। ठीक है, मतलब ये किस में चेंज हो रहा है, Li। यहां पोटेशियम आयन चेंज इनटू पोटेशियम, बेरियम आयन चेंज इनटू Ba, कैल्शियम आयन चेंज इनटू Ca। क्लियर हो गई बात। मैं केवल और केवल नाम लिख रहा हूं, आयन लिख रहा हूं, रिएक्शंस अपने आप कंप्लीट होती चली जाएंगी। अब देखिए यहां पर, क्योंकि मुझे आपको क्या बताना है, मुझे इसकी ट्रिक भी बतानी है आपको, तो साथ ही साथ अपन चल रहे हैं इसको। देखिए यहां साथ में मैं लिख रहा हूं लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम,
सोडियम, ये आगे मैं अब रिएक्शन नहीं लिखूंगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यहां बहुत महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम के बाद में H2O, ठीक है। और इसको मैं मिटा देता हूं अब, है ना, केवल धातु धातु रख लेता हूं मैं। आप समझ तो गए हैं इस चीज को, तो इसको मैंने मिटा दिया एक बार। फिर जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, एसएन और पीबी। क्लियर हो गया पीबी तक। पीबी के बाद में लिखूंगा मैं हाइड्रोजन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहां तक देखिएगा कैसे याद रखेंगे। देखिए एलआई का ले के बारात, साथ में देखिए एलआई का ले के बीए का बारात, ये दोनों साथ में, कान्हा, कन्हैया, हो गया, लेके बारात, कन्हैया, कान्हा, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, कान्हा, मजे से आला, आला रे आला, गोविंद आला, है ना। तो लेके बारात, कान्हा, मजे से आला, और इसके बाद में थोड़ी देर पानी पिएंगे, विश्राम करेंगे, ठीक है। ये तो एक सीरीज होगी। उसके बाद लेते हैं अपन मन जो करे, Mn मन, जिंक जो, Cr करे, Fe का फेंक, Cd का दे, CO का कोई, Ni का निगाहें, Sn का सुंदरी, Pb का प्यार भरी। देखिए याद रखने के लिए अपने को ट्रिक बनानी पड़ती है। उस ट्रिक, और वो ट्रिक अपन ऐसे बनाते हैं कि भाई वो अपने चुटकियों में याद हो जाए। तो चुटकियों में याद, देखिए 2 बार आप बोलोगे आपकी तुरंत याद हो जाने वाली है। लेके बारात, कान्हा मजे से आला, H2O बीच में डाला, लेके बारात, कान्हा मजे से आला, H2O बीच में डाला, मन जो करे फेंक दे कोई, निगाहें सुंदरी प्यार भरी। क्लियर है, यहां तक नहीं है कोई समस्या। इसके बाद मैंने लिखा H, ठीक है, सबकी कहानी खत्म करेंगे अपन। H के बाद में आगे लेते हैं, फिर इसको बढ़ाते हैं, फिर लेते हैं भाई कन्हैया जी का तो काम हो गया। अब आगे लगाएंगे, कोई छापा मारेंगे अपन, CHAPA, छापा। अब छापा कौन मारती है? CBI, ठीक है। तो छापा मारेगी CBI, लेकिन CBI को भी अपन लेंगे काम में। पहले CHAPA को कंप्लीट करते हैं, CuHg, Cu2+, Hg2+, मर्क्यूरस, Ag, P का Pt और A का Au। सोना साहब सबसे लास्ट में गया, यहां तक हो गया। CHAPA कैसे याद रखोगे? छापा हो गया, और छापा कौन मारेगी? CBI। कैसे मारेगी देखें आप, CBI नीचे नीचे डालोगे आप फ्लोरीन, फ्लोरीन डाल दिया। फ्लोरीन के बाद में आपको डालना है, फ्लोरीन के बाद Au आई गया, Au के बाद में आप NO3 डालोगे एक बार। NO3 का विशेष ध्यान रखोगे आप, और NO3 ऊपर आएगा, SO4 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव। SO4 नेगेटिव के बाद में अपना रहेगा ClBr, यहां हो गया I, कॉपर के नीचे चला गया है I, और इसके बाद में रहेगा अपना Ag के नीचे ही रहेगा NO3 और H2O। Ag के नीचे यहां थोड़ा सा रहेगा NO3 और H2O, ठीक है। क्लियर है भाई बात? यानी AgNO3 के Ag के नीचे NO3 के नीचे H2O लिख दिया भाई अपन ने। अब लीजिए साहब, अपनी ये सीरीज सारी कंप्लीट हो गई। मैंने कहा छापा CHAPA, छापा हो गया। फिर CBI का नीचे नीचे फ्लोरीन रखना है, ध्यान रखें आप, नीचे नीचे क्या रखना है अपने को? फ्लोरीन रखना है। क्लियर है बात? फ्लोरीन के बाद में अपना Au आ गया, फिर SO4 आ गया, फिर Pt, Cl, Br, फिर H2O, NO3।
तो यहां CBI मैंने किसे बोला, नीचे नीचे फ्लोरीन हो गया, फिर C B और I, CBI हो गए। बीच में ये एलिमेंट आपको याद रखने हैं, NO3 नेगेटिव H2O, जिसमें से खास आपको ध्यान रखना है H2O। अब देखिए मैंने आपके सामने ये सीरीज तो मैंने आपको याद करवा दी, याद हो गई होगी मेरे ख्याल से आप सभी को। 2 बार और याद करोगे तो आपको आराम से याद हो जाने वाली। यहां मैंने 2 चीजें हैं। पहली चीज, ये हाइड्रोजन जो लिखा है, हाइड्रोजन का यहां पर क्या है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसका पोटेंशियल कितना है 0.0 वोल्ट। कितना माना है हाइड्रोजन का 0.0 वोल्ट। वही H पॉजिटिव चेंज इनटू H, तो अपन 2 के रूप में लिखें तो ये हो गया, वरना हाफ आ जाएगा, सीधी सीधी बात होगी ना। तो इस स्थिति की अपन बात करें हाइड्रोजन की, जब अपन बात कर रहे हैं तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया 0। इसका मतलब इससे ऊपर वालों का क्या हुआ नेगेटिव, और इससे नीचे वालों का क्या हुआ पॉजिटिव। ये रह गया ना भाई। ऊपर ही ऊपर सबसे कम किसका है, लिथियम का, माइनस में, सबके माइनस में। क्लियर है बात, सबके माइनस में। माइनस का मान अब क्या धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं अपन। तो सबसे कम रिड्यूसिंग पावर किसकी होती है, सबसे कम रिड्यूस कौन होगा, लिथियम आयन। और सबसे जल्दी रिड्यूस कौन होगा, फ्लोरीन। आप जानते हो फ्लोरीन सबसे छोटे आकार का होता ना, और वैलेंस शेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन, तुरंत एक चाहिए, मतलब तुरंत कैच करेगा, इसका मतलब रिडक्शन इसका सबसे जल्दी होगा। तो यहां पर ये तो रही है अपनी एक प्रकार से ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब यहां इस सीरीज को खास देख लेते हैं अपन। छापा CBI वाला हो ही गया। यहां मैंने 2 H2O एक साथ लिखे, 2 H2O अलग अलग लिखे हैं। इनको भी अपन समझते हैं भाई, एक में इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरे में इसका अपचयन हो रहा है। ऊपर वाला यहां ये रिडक्शन हो रहा है और नीचे वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है देखेंगे अपन। तो देखिए मैं कह रहा हूं कि भाई यहां पर अपने लिए है 2 H2O। 2 H2O कहां कहां है, एक तो ये रहा और एक ये रहा। इन दोनों की कहानी मैं आपको समझाने वाला हूं, क्या कहानी है इनकी। तो यहां पर जो पहला H2O आया है, पहला H2O का हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन होगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस इमिट करेगा। कैसे पता चला कि हाइड्रोजन गैस इमिट करेगा, देखो यहां हाइड्रोजन पे क्या है +1 है, और यहां हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक 0। तो ऑक्सीकरण अंक में घटोतरी, कम हुआ ऑक्सीकरण अंक, और ऑक्सीकरण अंक का कम होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्लियर हो रही बात। दूसरा जो है AgNO3 के नीचे वाला जो है उसका होता है ऑक्सीकरण है, मतलब O2। तो ध्यान रखे, जल के रिडक्शन पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, जल के ऑक्सीकरण पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो यहां पर H2O इसका कैसे पता चला, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है भाई -2, यहां 0, बढ़ा के घटा, बढ़ा क्या हो गया ऑक्सीकरण। तो अब मैं इस जल की ही कहानी खत्म करता हूं और इसको एक प्रकार से मैं आपको बैलेंस करके बताता हूं कि भाई जल का अपन बैलेंस किस प्रकार से करते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन। लीजिए ये H2O कौन सा, रिडक्शन वाला लिखा मैंने, और यहां नीचे वाला लिख देता हूं H2O ऑक्सीडेशन वाला। बिल्कुल ध्यान से समझिए, 1% टेंशन नहीं दे रहा आपको। रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकरण के आधार पर फटाफट पता लगा लिया भाई, इस पे -2, इस पे 0, इस हाइड्रोजन पे +1, इस पे 0। देखिए तो इसमें घटा, इसमें बढ़ा, बढ़ने वाले का ऑक्सीकरण, घटने वाले का अपचयन हो गया। अब समीकरण को संतुलित करना है। संतुलित कैसे करेंगे, जब अपचयन हो रहा है, जल की अपन बात कर रहे हैं, तो जितने ऑक्सीजन कम है इधर उसके दुगुने OH लगा दो नेगेटिव। भाई यहां हाइड्रोजन आ गया, क्या बचा इसमें से, OH बचा, ये बचा ना। तो OH है तो अपने जितने ऑक्सीजन कम है उतने उसके दुगुने OH लगा दो, लगा दिए 2 OH। ध्यान दो, जिधर जितने ऑक्सीजन कम है उसके दुगुने OH लगाते हैं। क्लियर हो गई बात। फिर हाइड्रोजन के संतुलन के लिए जितने OH लगाए हैं उसके आधे H2O दूसरी तरफ लगा दो। क्लियर हो रही है बात। इधर 2 OH लगाए तो आधे, मतलब एक H2O, मतलब एक तो है ही है, एक और हो गया, ये लो हो गया ना। तो समीकरण संतुलित है, ठीक है। अब बात करें आवेश की, इधर 2 नेगेटिव के हैं, इधर कुछ नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए साहब इसको, हो गया, आवेश भी संतुलित हो गया। 11th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैंने यहां बहुत शॉर्ट तरीके से आपको बताया है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए। फिर से समझते क्या है,
ये था अपना समीकरण, ये है समीकरण में क्या किया अपन ने, जिधर ऑक्सीजन जितने कम उसके दुगुने OH लगाओ। तो इधर एक ऑक्सीजन है, इधर एक ऑक्सीजन कम है, तो एक की बजाय क्या लगाया अपन ने, दुगुने। दो इसके आधे H2O, एक है, एक H2O और लगा दिया। आवेश इधर दो नेगेटिव के, दो इलेक्ट्रॉन लगा दिया। क्लियर बात। अब आ जाओ H2O के ऑक्सीकरण पर। यहां क्या है, यहां देखिएगा अपन करते हैं भाई, H2O किस में चेंज हो गया, O2 में चेंज हो गया। तो यहां क्या करेंगे अपन, जिधर जितने हाइड्रोजन कम है उतने H+ लगाते हैं और जल के लिए H2O लगाते हैं। क्लियर हो रही है बात। तो पहले किसका संतुलन करेंगे, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के लिए क्या किया, ऑक्सीजन के लिए किया, ये H2O, इधर दो ऑक्सीजन है, तो जिधर जितने ऑक्सीजन कम है उतने H2O लगा दो। ऑक्सीजन जितने कम है उतने H2O। क्लियर हो रही बात, ऑक्सीकरण की बात बता रहा हूं। तो इधर दो है, इधर एक है, तो दो कर दिया मैंने, हो गया दो H2O, डबल हो गया ना। अब हाइड्रोजन का संतुलन करना है, तो जितने हाइड्रोजन है उतने H+ लगा दो, 4 H+ हो गए। जल की बात बता रहा हूं मैं, सबके समीकरण का संतुलन का तरीका अलग अलग है, लेकिन जल का अलग है, बाकी सबका कॉमन है। उसके लिए जल का मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, बाकी ये भी वैसा का वैसा ही है, कोई अलग नहीं है, क्योंकि मैंने 11th का टॉपिक अभी आपको पढ़ाया है, लेकिन समीकरण संतुलित करना अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, इसलिए मैं डायरेक्ट यहां शॉर्ट में चल रहा हूं अभी आपके लिए। मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन जिधर जितने कम उधर H2O लगाओ, जितने हाइड्रोजन उधर उसके दूसरी तरफ 4 मतलब उतने ही H+ लगाओ। क्लियर होगी बात। लास्ट में इलेक्ट्रॉन संतुलित करो। इलेक्ट्रॉन कितने भाई, इधर कोई आवेश नहीं है, इधर 4+ के हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, ये लो, हो गया समीकरण संतुलित। तो ये दोनों समीकरण क्या हो गए, संतुलित हो गए। मैं इन दोनों समीकरणों को इधर लिख देता हूं, ठीक है। अब यहां क्या जा रहा है भाई, H2O2 किसमें चेंज हो रहा है, अब चेंज हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन H2+ 2OH नेगेटिव, फिर यहां 2H2O O2 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात। चलिए आगे चलते हैं। अब आप तैयार हो मेरे उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, जिसके बारे में मैंने इतना लंबा चौड़ा ये गाथा गाई है। उस गाथा की परिणति अब होने वाली है, मतलब गाथा अब समापन की तरफ है, लेकिन थोड़ा सा माइंड क्लिक करते हुए ध्यान दें। एनोड की जब अपन बात करते हैं और कैथोड की जब अपन बात करते हैं, तो एनोड पे वो जमा होगा जिसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान होगा कम। एनोड पे कौन जमा होगा, जिसके एसआरपी का मान कम होगा, और कैथोड पे कौन जमा होगा, जिसकी एसआरपी का मान ज्यादा होगा, हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर हो गई बात। कैथोड पे कौन जमेगा, जिसके एसआरपी का मान अधिक होगा। एनोड पे कौन जमेगा, जिसके एसआरपी का मान कम होगा। और एसआरपी आपको पता है, मैंने टेबल बताई है आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ऊपर वालों की कम है, धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। और सबसे ज्यादा एसआरपी का मान किसका है, फ्लोरीन का। क्लियर हो गई बात। तो अब लीजिए, अब आप तैयार हो मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ये मैंने गुणकारी चीजें लिख दी है यहां पर। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला सोडियम, चलिए NaCl से शुरू करते हैं अपन। NaCl लीजिए साहब, NaCl लिया आपने, एक प्रकार से शैली बना लेते हैं अपन, तो सीधा सीधा क्या इस प्रकार का बनाना अपने को। अपने पास NaCl है और एक्वस है, और मैंने क्या किया, बहुत ज्यादा डाइल्यूट किया है, ठीक है। तो डाइल्यूट है, और मैंने कोई इलेक्ट्रोड लगा दिया प्लेटिनम का। प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड, दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है, एक्वस NaCl में डूबे हुए हैं। अब मुझे आपको बताना था कि एनोड पे क्या जमा होगा और कैथोड पर क्या जमा होगा। क्लियर है बात। तो आप क्या करो, एक तरफ तो लिख लो एनोड, कैसे हल करना है ध्यान दीजिए, क्या समझा रहा हूं, सेल से देखिए। ये दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या है, इसमें H2O है, Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। और ये एक्सटर्नल बैटरी लगा दिया आपने, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। यहां पॉजिटिव पे कौन आएगा, Cl नेगेटिव आएगा, और Na पॉजिटिव कहां जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर। लेकिन जल भी तो है, तो ये भी तो करेगा कुछ, इसका मतलब जल भी जाएगा, ठीक है। तो अब जाएगा कौन सा, ये देखते हैं अपन। भागदौड़ मचेगी अब भागने वाले कितने हो गए, 3, ठीक है ना।
तो यहां देखिए, एक एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया। क्लियर है बात? एनोड की जब अपन बात कर रहे हैं, एनोड किसका है भाई? प्लेटिनम का है। पहली चीज आप लिख लो, नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये तो अभी इनर्ट है। इनर्ट है तो आप, इनर्ट तो भाग नहीं लेता अभिक्रिया में, लेकिन एक्टिव होगा तो वो एक्टिव इलेक्ट्रोड भी भाग लेता है खुद अभिक्रिया में। इसलिए अपन क्या करें, पहले लिख लें, एनोड किसका है भाई? प्लेटिनम का। कैथोड किसका है भाई? प्लेटिनम का। चलो, अपनी टेंशन खत्म हो गई। प्लेटिनम प्लेटिनम इनर्ट है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। अब एनोड पे कौन आएगा? एनोड पे कौन आएगा भाई? पॉजिटिव पे कौन आएगा? Cl नेगेटिव आएगा। और कौन आएगा? H2। ये भी तो है। अब दौड़ होगी, अब दौड़ होगी दोनों में, और दोनों में कौन जीतेगा? दोनों में वो जीतेगा, वो जीतेगा जिसका एसआरपी का मान कम होगा। क्योंकि एनोड पे कौन जमा होगा? जिसके एसआरपी का मान कम होगा। और कैथोड पे कौन जमा होगा? जिसके एसआरपी का मान ज्यादा होगा। तो कैथोड पे कौन जा रहा है? कैथोड पे जा रहे थे सोडियम महोदय, और इनका पीछा किसने किया? H2O ने। रुक रे, मैं भी आया। क्यों? क्योंकि यहां पर भी दौड़ होने वाली है, यानी एनोड और कैथोड दोनों पर दौड़ होगी। H2O दोनों तरफ जाएगा, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। अब जीतेगा कौन? कहां जीतेगा? तो देखो, विशेष ध्यान दो, एनोड पे कौन जीतेगा? लो एसआरपी वाला। और कैथोड पे कौन जीतेगा? हाई एसआरपी वाला। ठीक है। अब यहां एक चीज विशेष बता रहा हूं मैं कह रहा हूं H2O कहां है? एनोड पे है। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीकरण। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीकरण। कैथोड, इस पे क्या होता है? रिडक्शन। क्लियर होगी बात? क्लियर है ना बात? एनोड पे हो रहा है ऑक्सीकरण और कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन। ठीक है। अब आप आपकी टेबल में देखो, H2O दो बार है ना, एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक बार रिडक्शन हो रहा है। ऊपर वाला रिडक्शन है, नीचे वाला ऑक्सीडेशन है। अब आप H2O की तुलना करनी है। यहां H2O और Cl में से किसका एसआरपी ज्यादा है? किसका एसआरपी ज्यादा है? आप टेबल चेक करो फटाफट, फटाफट टेबल चेक करके देखो एसआरपी किसका ज्यादा? H2O का कम है और Cl का ज्यादा है। H2O का कम है और Cl का ज्यादा है। भाई ये कहां आ गया? ये छापा CHA, तो AgNO3 के नीचे आ गया H2O, तो Cl तो नीचे है। क्लियर है कि नहीं बात? इसका मतलब इन दोनों में एसआरपी किसकी ज्यादा? Cl की। कम किसकी? H2O की। तो H2O यहां दौड़ेगा जल्दी। H2O इससे पहले पहुंचेगा कहां पर? एनोड पर। H2O पहले पहुंचेगा, और जब H2O पहले पहुंचेगा तो H2O का क्या होगा? ऑक्सीकरण है, और ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा? ऑक्सीकरण का रिएक्शन लिख रखी है मैंने, 2H2O O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि एनोड पे कौन सी गैस मुक्त होगी? ऑक्सीजन मुक्त होगी। क्लियर हो रही है बात? वरना अपन क्या कहते हैं, यदि ये मोल्टन में ही रहता तो एनोड पे कौन आता? क्लोरीन गैस। और अब ये मोल्टन में नहीं है, अब एक्वस है और वेरी डाइल्यूट में है, तो कौन सी गैस जमा होगी? O2। क्लियर होगी बात? चलिए अब आइए इसके ऊपर। ठीक है, अब इसके ऊपर आते हैं, और इसके ऊपर आते हैं तो कैथोड के ऊपर। कैथोड के ऊपर कौन जमा होगा भाई? कैथोड के ऊपर जमा होगा जिसका एसआरपी का मान ज्यादा होगा, जिसकी एसआरपी का मान ज्यादा होगा। अब तुलना करो साहब, दोनों ने दौड़ लगाई, दौड़ो रे दौड़ो, दौड़ो रे दौड़ो, लेकिन जिसका एसआरपी ज्यादा वो पहले पहुंचा। और एसआरपी देखो, लेके बारात कान्हा मजे से आला, तो कौन है? कौन है? तो यहां पर देखिए, सोडियम आयन और H2O दोनों में दौड़ हुई तो पहले कौन पहुंचेगा? पहले वो जिसका हाई एसआरपी होगा। अब सोडियम और H2O की देखो रे देखो, वापस वो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कौन है सबसे ऊपर? लेके बारात कान्हा मजे से आला। एल्यूमिनियम के नीचे ये तो, और ये ऊपर है। इसका मतलब इसका एसआरपी कम और इसका एसआरपी ज्यादा एसआरपी। तो यहां पर भी कौन पहुंचा? विश्व विजेता H2O। इसका मतलब सोडियम क्लोराइड का तो क्या हो गया? स्वाहा। ना वो इधर पहुंचा ना उधर पहुंचा। तो एनोड और कैथोड दोनों पर ही कौन पहुंचा? H2O। इसका मतलब एनोड पर भी और कैथोड पर भी, एक पर ऑक्सीकरण हो गया, दूसरे पर क्या हो गया? ऑक्सीजन। अब यहां अपन कौन सा ले रहे हैं? रिडक्शन वाला
ऊपर वाला जो हाइड्रोजन के ऊपर की तरफ है उसकी तुलना करवा रहे हैं, तो इसका हुआ रिडक्शन। रिडक्शन हुआ तो क्या हुआ रे भाई, ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन 2s2o प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2 प्लस 2OH नेगेटिव। ये लो साहब, अब बोलो कैथोड पे कौन सी गैस मुक्त हुई, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। क्लियर होगी बात, ध्यान दें कैथोड पे कौन सी गैस मुक्त हो रही है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। क्लियर होगी बात। तो NaCl के एक्वस, इसीलिए मैं कह रहा था मीडियम का विशेष ध्यान दें, मीडियम का विशेष ध्यान दें। क्यों, क्योंकि मीडियम ही कबाड़ा करेगा, इसलिए क्योंकि दौड़ शुरू हो जाती है फिर वहां पर, और जब दौड़ शुरू हो जाएगी तो फिर पहुंचेगा कौन, ये डिसाइड कौन करेगा, SRP डिसाइड करेगा। कैथोड पे वो जिसका SRP का मान ज्यादा, एनोड पे वो जिसके SRP का मान कम। क्लियर हो गई बात। अब NaCl की कहानी अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो और एक एक्सेप्शन याद करो। एक्सेप्शन ये है NaCl की देखो 3 कहानी होगी। NaCl यदि मोल्टन फॉर्म में हुआ तो एनोड पे कौन पहुंचेगा, एनायन कौन, Cl, मतलब Cl2 गैस। कैथोड पे कौन पहुंचेगा, कैटायन कौन, सोडियम। ये मोल्टन की बात होगी। NaCl जब आपने एक्वस लिया, एक्वस भी कैसा, वेरी डाइल्यूट, तब एनोड पे कौन पहुंचा, O2, कैथोड पे कौन आया, H2। यदि NaCl कंसंट्रेट फॉर्म में हो, यानी डाइल्यूशन है लेकिन बहुत कम है, इसका मतलब सांद्र है, उस स्थिति में कैथोड पर तो H2 ही पहुंचेगा, लेकिन एनोड पर कौन आएगा, Cl2। विशेष ध्यान दे लें, आना कौन चाहिए था, O2 आना चाहिए था, और आया कौन, Cl2 आया। विशेष ध्यान देने वाली बात है। क्लियर होगी बात। तो यहां पर ये रहा अपना, एक तो ये लॉजिक रहा। अब अपन बात करते हैं आपके सोडियम सल्फेट की, कि सोडियम सल्फेट पे अब कौन पहुंचेगा। तो ये आपके लिए मेरा अब क्वेश्चन रहेगा कि भाई अब आप लोग मुझे बताओगे, मैंने आपको पढ़ा दिया कि भाई कौन एनोड पे जाएगा, कौन कैथोड पे जाएगा। तो क्वेश्चन आपका सेकंड वाला है वो ही, सोडियम सल्फेट एक्वस डाइल्यूट वाला, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। NaCl का जो केस था वो मैंने बता दिया। बाकी मैं आपको बता दूं, जैसे सल्फेट है, नाइट्रेट है, ये कहीं पहुंचने वाले ही नहीं है। ये इसका 1-2 एक्सेप्शन केस है जो मैं आपको बताऊंगा, बाकी ये कहीं जमा ही नहीं होने वाले। तो सोडियम सल्फेट है, ये एक्वस मीडियम में है, मतलब जल है इसमें। अब इसमें आपने प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है। अब आपको तय करना है और बताना है कि कौन सा एनोड का प्रोडक्ट होगा और कौन सा कैथोड का प्रोडक्ट। यानी क्वेश्चंस इज हियर, प्रोडक्ट ऑफ एनोड, क्वेश्चन मार्क्स, और प्रोडक्ट ऑफ कैथोड, क्वेश्चन मार्क्स। क्लियर हो गई बात। तो लीजिए, ये इन्हीं प्रश्न के साथ में आज का लेक्चर संपन्न करवाते हैं। कल के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि यहां पर इनर्ट की जगह पर एक्टिव ले लिया जाए, यहां पर एक्टिव इलेक्ट्रोड ले लिया जाए, उस स्थिति में एनोड और कैथोड के प्रोडक्ट पे क्या फर्क पड़ने वाला है। यह क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है IIT JEE के बच्चों के लिए, इसलिए विशेष ध्यान से पढ़ें। यदि समझ में एक बार नहीं आ रहा है, वीडियो को पीछे जाएं, वापस शुरू से देखें और एक एक अक्षर ध्यान से समझें, ध्यान से सुने। फिर भी यदि कोई समस्या रह गई हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। मैं आपकी हर संभव और हर एक प्रॉब्लम को तोड़ फोड़ निचोड़ करके आपको उसका परिणाम दूंगा, यह मेरा वादा आपसे। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।